धन्यवाद दोस्तों, कहानी को इतना प्यार देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है बिन चाही मोहब्बत। दोस्तों, इसके 20 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 21वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 21वें पार्ट को शुरू करते हैं। आज ऑफिस में घोर सन्नाटा था। पूरा ऑफिस भरा होने के बाद भी सुई गिरने तक की आवाज़ नहीं आ रही थी। आखिर आकाश के गुस्से का शिकार किसे होना था? राधा और अमर दोनों ही ऑफिस में मौजूद थे। अनुराधा ऑफिस नहीं आई थी। आकाश अपने केबिन में था और अपने सिस्टम पर सेल्स ट्रैकिंग की वेबसाइट ओपन करके बैठा हुआ था। बार बार बेचैनी में अपने होठों पर हाथ टिका देता था। कल की घटना सोशल मीडिया पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही थी। सैकड़ों पशु प्रेमी संस्थाएं उस लड़की के पक्ष में आवाज़ उठा चुकी थी और एजीआई का नए ब्रांड ट्रेजर के सख्त खिलाफ थी। इतना ही नहीं, भारत के कई शॉपिंग मॉल्स जहां उसके शोरूम की ओपनिंग होनी थी, वहां तरह तरह के प्रोटेस्ट किए जाने लगे थे। लोग धरनों पर बैठ रहे थे। एजीआई के खिलाफ और आकाश के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक बाइकॉट ट्रेजर की मुहिम चलाई जा रही थी, जिसके साथ लाखों लोग जुड़ चुके थे। इतने बड़े प्रोटेस्ट के कारण पहले से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स के पास से आए कुछ हजार पेर्सिस की जो एडवांस बुकिंग थी, सब बारी बारी से कैंसिल करा रहे थे। उन सारी बड़ी बड़ी हस्तियों को भी अपनी इमेज की चिंता थी। अगर पब्लिक के बीच में वो इस ब्रांड के बैग लेकर उतरे तो उनकी भी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी और जनता उन्हें भी बाइकआउट करने लगेगी। बाइकआउट वैसे भी आज के ज़माने का नया ही फैशन था, जो अपने आप में एकता की शक्ति का परिचायक था। तो हुआ कुछ यूं कि पिछले 30 सालों में पहली बार एजीआई का लॉन्च किया हुआ एक ब्रांड जनता ने बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। आकाश और उसकी कंपनी को मुंह की खानी पड़ी थी। आधे भारत में तो उन नए शोरूम्स को लोगों ने खुलने ही नहीं दिया। बाकी आधे भारत में जहां खुले भी, वहां भी कुल मिलाकर 10-12 पीस से ज़्यादा बैग नहीं बिके। पिछले दिन की कुल बिक्री जहां करीब 5 से 7 करोड़ एक्सपेक्ट की जा रही थी, वहां बिक्री सिर्फ 3 लाख में ही सिमट कर रह गई थी। ये पूरी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। शेयर मार्केट में कंपनी की वैल्यू में 50% तक गिरावट आ चुकी थी। लोगों ने अपने हाथ कंपनी से खींचना शुरू कर दिए थे। आंकड़े हर किसी के लिए चौंकाने वाले थे। स्पेन पहुंच चुके अनूप भी लगातार सेल्स चार्ट पर निगाहें बनाए हुए थे और ये उनके लिए भी एक बड़ा झटका था। अनुराधा लगातार अनूप के साथ कॉल पर थी। सर, इट इज़ ए फेलियर, ए कंप्लीट फेलियर। अनुराधा फोन पर अनूप से बोली। नेवर माइंड, आई टोल्ड यू दिस थिंग्स डू हैपन। बट सर, नाउ इट इज़ अफेक्टिंग आवर प्रीवियस बिजनेस टू। लोगों ने एजीआई का भी बाइकआउट कर दिया है। हमारे पुराने प्रोडक्ट्स की भी कुछ खास बिक्री नहीं हो रही है। अनुराधा, उस लड़की का पता करो। वी विल डू ए स्मॉल कन्वेंशन विद हर। सर, ब्राइब करना, वो भी इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इससे रेपुटेशन और गिरेगी और कुछ नहीं। हमें कुछ दिन इस पर नज़र रखनी चाहिए, उसके बाद हम इस बारे में सोचें तो बेटर होगा। स्मार्ट। सर, आज शाम की मीटिंग का एक्चुअली आपको भी मेल आ ही गया होगा। उस मीटिंग में आपको भी मौजूद रहना है। हाँ, मुझे मेल मिला है। आई विल बी देयर। सर, मैं नहीं ज्वाइन करूँगी। क्यों? अब तो मैंने आकाश के साथ सब सॉर्ट कर लिया है। सर, मैं गांव में इम्पॉसिबल। अनूप अच्छी तरह से जानते थे कि अनुराधा को कैसे राजी करना है। अनुराधा, आई एम गिविंग यू ए रेज ऑफ 25% इन सैलरी। दूसरी बात, रेजिग्नेशन देने के लिए भी तुम्हें आकाश के सामने जाना पड़ेगा। मैं तो बस तुम्हें बचा रहा हूँ। 2 महीने की बात है, मैं आ जाऊँगा तो फिर खुद सब कुछ संभाल लूँगा और सुलझा लूँगा। सर, आप कब वापस आ रहे हैं? जनवरी में। बट सर, अभी तो आपने 2 महीने बोला था। सोनल जी ने टूर में वेनिस भी ऐड कर लिया है। हमें एक हफ्ता उसके लिए भी तो चाहिए ना अब। अनुराधा हंस पड़ी। ओके सर, शाम के लिए गुड लक। आई होप सब कुछ जल्दी सही हो जाए। डोंट वरी, अभी मैं जिंदा हूँ। अपने बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अनुराधा ने बाय बोलकर फ़ोन रख दिया। पीछे रोलिंग चेयर पर बैठी सोनल अनमने मन से अनूप से बोली, वापस क्यों नहीं चलते? सच बोलूं तो जरा भी मन नहीं लग रहा है मेरा अब यहाँ पर। बच्चे वहाँ कितना परेशान हैं और हम यहाँ घूम फिर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। अनूप ने बड़े ही कूल माइंड से फ़ोन टेबल पर रखा और टेबल की टेक लेकर सोनल की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। सोनल जी, मरने के बाद आपको यमराज के दूत दोबारा नीचे भेजने नहीं आएंगे कि आपके बच्चे मुसीबत में हैं, तो जाओ, जाकर मदद कराओ।
सोनल ने उखड़े हुए मिजाज से नजर उठाकर अनूप की तरफ देखा। वो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। मुसीबतें आती रहेंगी हमारे ना रहने के बाद भी। इसके लिए हम उसकी उंगलियां थामकर हमेशा नहीं चल सकते। और फिर ये तो एक बहुत छोटी बात है। अरे, इसमें इतना डर जाएंगे तो आगे की पहाड़ जैसी जिंदगी में मुसीबतें आने के बाद किसका मुंह ताकेंगे? अपनी मदद के लिए लड़ने दीजिए इन्हें। इनकी जंग है। सोनल को अनूप की बातें बहुत दिलासा देती थी। वो अनायास ही अनूप की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। ऐसे क्या देख रही है? मुझे पता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट और हैंडसम पति मिला है। आप देख देख कर नज़र ही लगा दीजिएगा, तभी मानिएगा। अनूप अपने बालों में उंगलियां डालते हुए बोला और दोनों मुस्कुरा दिए। शाम तक ऑफिस में गहमा गहमी हो चुकी थी। रोज शाम को 7 बजे तक आकाश और अमर घर लौट आते थे। आज तो राधा भी ऑफिस गई थी। भूमिका की बेचैनी के मारे शाम काटने को दौड़ रही थी। 9 बज गए, किसी का कोई अता पता नहीं था। ऑफिस में 8 बजे डायरेक्टर्स की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। अनूप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। भूमिका पहले ही कल का किस्सा भुला नहीं पा रही थी। उसने बहुत हिम्मत करके राधा को फ़ोन किया। राधा मीटिंग में करीब 25-30 लोगों के बीच बैठी थी। उसने कॉल नहीं उठाया, लेकिन भूमिका को मैसेज कर दिया, हमें आने में लेट हो जाएगा भूमिका, तुम खाना खाकर सो जाना और दवाइयाँ टाइम से ले लेना। भूमिका ने मैसेज पढ़ा। उसका और मूड उखड़ गया। मीटिंग का माहौल नॉर्मल नहीं था। डायरेक्टर्स का गुस्सा जायज़ था। हमने आपकी कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, अगर मार्केट में इस पर इफ़ेक्ट पड़ा तो हम सब पानी में डूबेंगे। टू बी ऑनेस्ट मिस्टर अनूप सोलंकी, अगर यही हाल रहा तो इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी से हाथ खींच लेंगे। कंपनी के पुराने हिमायतियों में से मिस्टर तेजस अनूप से मुखातिब होते हुए बोले। अनूप ने अपना गला खंखारते हुए कहा, मैं आप सबकी बातों से एग्री करता हूँ। आप सबने कंपनी को यहाँ तक लाने में मेरी बहुत मदद की है। आज इस मुसीबत की घड़ी में भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब मेरा और मेरे बेटे का साथ देंगे। आकाश की काबिलियत पर यहाँ किसी को कोई शक नहीं है। वो बहुत जल्दी ही इस प्रॉब्लम को टैकल कर लेगा। मिस्टर आकाश सोलंकी बेहद होनहार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी पत्नी, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक की पत्नी होने के नाते क्या उन्हें इतना भी समझ नहीं आता कि उन्हें जनता के बीच क्या बोलना है और क्या नहीं? अनूप अपनी बात खत्म करते उससे पहले ही मिस्टर राकेश मारू खड़े होते हुए बोले। आकाश बस सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। पहली बार जिंदगी में, पहली बार कंपनी का मालिक होते हुए भी वो सबके सामने सर झुकाकर बैठा हुआ था, अपराधियों की तरह। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन बस मिस्टर सोलंकी, हमने मीटिंग सिर्फ इसलिए बुलवाई है ताकि हम आपको ये बता सकें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक कठोर फैसला लिया है, जो शायद मिस्टर आकाश सोलंकी के हित में ना हो, लेकिन कंपनी के हित में है। एक अन्य सदस्य विकेश बंसल ने खड़े होकर ये ऐलान किया। और क्या मैं जान सकता हूँ कि वो फैसला क्या है? अगर वो कंपनियों और इन्वेस्टर के हित में है तो मैं उसे ज़रूर मानूंगा। आकाश अपनी सीट से खड़ा होते हुए बोला, फैसला यह है कि आपको सीईओ के पद से इस्तीफा देना होगा और कंपनी के नए सीईओ के रूप में अमर सोलंकी आज से कंपनी के कार्यों की जिम्मेदारी लेंगे। क्योंकि मिस्टर सोलंकी, हमें यकीन है कि उनकी पत्नी इतनी समझदार तो है जो कंपनी के खिलाफ कभी कोई बयानबाजी नहीं करेगी और अमर सोलंकी भी एक कुशल बिजनेसमैन ही साबित होंगे। राकेश मारो अपनी कुर्सी छोड़कर उठते हुए बोले, मिस्टर अनूप सोलंकी, ये इन्वेस्टर्स का आखिरी फैसला है। यदि इसे तत्काल प्रभाव से लागू ना किया गया तो हम कंपनी से अपनी हिस्सेदारी को यहीं खत्म कर देंगे। बाकी फैसला आपका है, जो आपको ठीक लगे। आकाश पर सैकड़ों बिजलियां एक साथ टूट पड़ी थी। व्हाट रबीस, एक मामूली सा प्रोजेक्ट क्या फेल हो गया? मैं उस काबिल बेटे को सीईओ के पद से हटा दूं जिसने मेरी कंपनी को साउथ इंडिया तक एक्सपेंड किया है? आर यू सीरियस गाइस? यहाँ पर क्या मजाक चल रहा है? अनूप गुस्से से चीखे। यही तो हम आपसे कहना चाहते थे मिस्टर सोलंकी, बिजनेस कोई मजाक नहीं है। क्या आपको अपने छोटे बेटे की काबिलियत पर शक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर उसे सीईओ बनाने में समस्या क्या है? क्योंकि मुझे आकाश की काबिलियत पर भरोसा है। अगर आप तसल्ली के साथ उसे 1 महीना भी देंगे तो वो आसानी से इस प्रॉब्लम को सुलझा लेगा। अनूप ने बहुत ही धैर्य के साथ उत्तर दिया। चलिए, हम मिस्टर आकाश सोलंकी को 2 महीने का समय देते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि जो लॉस हमें 1 महीने में होने वाला है, मिस्टर आकाश सोलंकी जनवरी में हमें उसका दुगना मुनाफा देंगे। बताइए मिस्टर अनूप सोलंकी, आप हमारे फैसले पर राजी हैं? राकेश मारू की आवाज़ बेहद तल्ख थी।
जी, मैं राज़ी हूँ। आपकी शर्त मुझे मंज़ूर है मिस्टर मारू। आकाश अपनी सीट छोड़ते हुए बोला। और अगर 2 महीने में ऐसा न हो पाया तो? तो जैसी आपकी इच्छा है कि मैं सीईओ पद से इस्तीफ़ा दे दूँ, मैं वैसा ही करूँगा। आकाश सीट से उठा और फ़ोन उठाकर बाहर जाने लगा। सर, आप ऐसे मीटिंग छोड़कर नहीं जा सकते, एक मेंबर ने उसे टोका। आकाश गुस्से से पीछे मुड़ा। इज़ देयर एनीथिंग लेफ्ट टू डिस्कस? नो। कैन आई टॉक टू माई वाइफ? बिकॉज़ शी इज़ एक्सपेक्टिंग एंड आई कांट लीव इट हर ऑन। क्या कुछ और भी बचा है चर्चा करने के लिए? अगर नहीं, तो क्या मैं अपनी पत्नी से बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो माँ बनने वाली है और मैं उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ सकता। आकाश ने फ़ोन उठाया और बाहर निकल आया। बाहर ठंडी हवा ने उसका थोड़ा गुस्सा हल्का कर दिया था। उसने थोड़ी देर आंखें मूंदी, लंबी सांस ली और फिर फ़ोन निकालकर भूमिका को किया। पहली घंटी भी पूरी नहीं गई थी कि भूमिका ने झट से फ़ोन उठा लिया। भूमिका, अभी तक जाग रही हो? तो का, आप लोग आए काहे नहीं अभी तक? हमको बिल्कुल नींद नहीं आ रही अकेले में। डर और लग रहा है। खाना खा लिया? हाँ, और आप लोगों का बना रखा है। वहाँ कुछ खा लीजिएगा थोड़ा बहुत। सुबह के गई, भूखाए नहीं अभी तक? हमने डिनर कर लिया है भूमिका, लेकिन आने में शायद वक्त लगेगा। तुम जागो मत इतनी देर तक। आंखें बंद करो और ईयरफोन में अच्छे अच्छे गाने बजा लो, नींद आ जाएगी। आपको सरदर्द तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, आज ठीक है। अच्छा, आपके बैग का आगे वाला पॉकेट में दवा डाल दिया है, दर्द हो तो खा लीजिएगा। आकाश थोड़ी देर चुप रहा। तुमने दवा खा ली अपनी? हाँ, हमने खाने के तुरंत बाद खा ली थी। सिरप भी पी लिया है। गुड गर्ल। अब फटाफट अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। ठीक। गुड नाइट भूमिका। सुनिए। हाँ बोलो। आई लव यू। भूमिका ने बहुत सहमी हुई आवाज़ में धीरे से कहा। आई लव यू टू भूमिका। लव यू सो मच। बाय। आकाश ने फ़ोन रख दिया और वापस अंदर आ गया। अनूप ने भी अब तक फैसला पूरी तरह सबके सामने रख दिया था। आप सभी में जिसको भी आकाश की काबिलियत पर शक है, वे ज़रूर इस कंपनी के साथ अपनी पार्टनरशिप ख़त्म कर सकते हैं। कंपनी के अच्छे समय में हमसे जुड़कर आपने बहुत मुनाफा कमाया। अब हम भी ये देखना चाहते हैं कि कंपनी के बुरे वक्त में आप में से कितने हमारे साथ खड़े होते हैं। तो इसलिए मेरा आखिरी फैसला यह है कि कंपनी के सीईओ आकाश सोलंकी ही रहेंगे और मेरा ये फैसला नहीं बदलेगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द कॉल। नाउ टेक केयर एंड गुड नाइट। अनूप इतना बोलकर कॉन्फ्रेंस से बाहर हो गई और बड़ी ही तेजी से उन्होंने आकाश के फ़ोन पर बार बार फ़ोन करना शुरू कर दिया। आकाश ने मीटिंग में आते सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। अमर और राधा के साथ वहाँ से बाहर निकल आया। राधा, आज से तुम्हें डेली ऑफिस आना है। यस सर। श्योर। श्योर सर। अमर, हमें 2 शिफ्ट में काम स्टार्ट करना होगा। प्रोडक्शन के लिए नाइट शिफ्ट की टीम पर काम करना स्टार्ट करो तुम। जी भैया। आकाश के फ़ोन पर लगातार अनूप के कॉल आ रहे थे। यूँ तो उसका फ़ोन उठाने का जरा भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी पार्किंग से अपनी कार बाहर निकालकर आकाश ने वापस अनूप को कॉल लगाया। डैड। आकाश, कॉन्फ्रेंस में तुमने बोला योर वाइफ इज़ एक्सपेक्टिंग? क्या मतलब? भूमिका। मेरा मतलब क्या तुम? हम्म आकाश ने जोर से हाँ में सिर हिलाया। यस डैड, यू आर गोइंग टू बी ग्रैंड पा सून। अनूप कुछ देर के लिए रुके। और ये तुम मुझे अब बता रहे हो? हाँ, दरअसल मुझे भी अभी 3 दिन पहले ही पता चला और उसके बाद से तो इतने केओस हैंडल करने पड़े कि मैं बताना ही भूल गया। कांग्रेस सन। खुशी के मारे अनूप का गला भर आया। थैंक्स। आकाश ने उतने ही बेरुखेपन से जवाब दिया। तुम खुश नहीं हो क्या आकाश? नहीं, मैं खुश हूँ डैड। सबका बार बार ये पूछना ज़रूरी है क्या? मैं समझ सकता हूँ, ये प्लान नहीं था तुम्हारा, राइट? आकाश कुछ नहीं बोला, बस गाड़ी की चाबी से खेलता रहा। कोई बात नहीं, जिंदगी में कभी कभी कुछ चीज़ें जो सरप्राइज की तरह आती हैं, वो जिंदगी बदल देती हैं। जैसे मेरा फेलियर। आकाश की आवाज़ बर्फ से ठंडी थी। आकाश, फेलियर से इतना डरते क्यों हो? इंसान अगर एक बार भी अपनी ज़िंदगी में फेल ना हो, तो उसे सफलता का आनंद कभी नहीं आएगा। तुम्हें क्यों लगता है कि इस प्रोजेक्ट के बाद तुम्हारे लिए सारी कामयाबी के रास्ते बंद हो जाएंगे? ऐसा नहीं है आकाश। तुम्हें पता है, एक बिजली का बल्ब बनाने से पहले
थॉमस एल्वा एडिसन ने 1000 प्रयोग किए थे। ज़रा सोचो, अगर वो 999 बार प्रयोग करने के बाद वो हथियार डाल देते कि अब तो बिजली से बल्ब बनाने जैसी सब चीज़ें सपने में भी संभव नहीं है, तो क्या होता जानते हो? शायद दुनिया आज भी अंधेरे में होती। हैरी पॉटर की लेखिका को शुरुआत में हर प्रकाशक संस्था ने नकार दिया था और छापने से मना कर दिया था। लेकिन क्या वो खुद को फेलियर मानकर घर पर चुपचाप बैठ गई? नहीं। और आज हैरी पॉटर दुनिया की सबसे ज़्यादा रॉयल्टी हासिल करने वाली किताब बन गई है। नारायण मूर्ति का नाम सुना है ना? इन्फोसिस के संस्थापक। इन्फोसिस पहले सॉफ्टनिक्स था, जिसे सॉफ्टवेयर की दुनिया ने सिरे से नकार दिया था। बहुत नुकसान भी झेला था उन्होंने, लेकिन फिर इन्फोसिस खड़ा किया, जो आज भारत में नहीं दुनिया में सॉफ्टवेयर की नामी गिरामी कंपनियों में से एक है। और चलो, इनके बारे में तो तुमने ज़रूर कई बार पढ़ा होगा। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। तुम्हें पता है बिजनेस की शुरुआत मैं कैसे करना चाहता था? शुरुआत में मैं सिगरेट की फैक्ट्री लगाना चाहता था। सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत पैशनेट था मैं। इसके लिए मेरे पास सारे रिसोर्सेज थे, इन्वेस्टमेंट का पैसा भी। लेकिन तुम्हारी माँ और उसके घर वालों ने मेरी नाक में दम कर डाला। क्या तुम्हें बताऊं तो तुम यकीन करोगे? शादी के 2 साल बाद मेरी तलाक तक की नौबत आ चुकी थी। मेरे ससुर जी ने साफ कह दिया था, अगर सिगरेट का धंधा शुरू किया तो हम अपनी लड़की वापस नहीं भेजेंगे। और सच में उन्होंने सोनल को 6 महीने घर नहीं भेजा। हार कर मैंने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। तुम्हारी माँ घर तो लौट आई, लेकिन मैंने उस पर भरपूर गुस्सा किया। मुझे लगा उसकी वजह से एक बड़ी कामयाबी का मौका खो दिया है मैंने। लेकिन बाद में फिर उसी की मदद और प्रेरणा से मैंने अपनी एग्रो फूड प्रोडक्ट्स की कंपनी स्टार्ट की। देखो आज मैं यहाँ हूँ। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। आज सोचता हूँ कि अपने जरा से अहंकार के लिए मैंने सोनल को छोड़ दिया होता तो इतना प्यारा परिवार कहाँ से लाता। आज तुम लोगों की खुशियों के आगे मेरे लिए दुनिया की सारी शोहरतें फीकी पड़ जाती हैं। आकाश, आज से कुछ वक्त बाद जब तुम अपनी हथेलियों में अपने नन्हे से बच्चे के रुई जैसे कोमल हाथ रखोगे, तो उनके नाजुक वजन के आगे दुनिया की सारी दौलत हल्की महसूस पड़ने लगेगी। जो वक्त आज तुम्हारे पास है वो लौट कर नहीं आएगा। मैंने पहले भी कहा था, बिजनेस और परिवार को मिलाओ मत। व्यापारिक असफलताओं को पारिवारिक रिश्तों पर बोझ मत बनने दो। आकाश, बच्चा भी अगर पहली बार चलने की कोशिश करता है तो गिरता जरूर है। एक बार, 2 बार, फिर वो सीख जाता है कि बिना गिरे चलने के लिए पैरों का तालमेल कैसे बिठाना है। ये उसे माँ बाप या स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाए जाते। वो खुद सीखता है, बार बार गिर कर। तुम भी जरूर सीखोगे। मुझे जो भी कहना था मैंने कह दिया, आगे सब तुम्हारी मर्जी। देखो अपने हिसाब से करो, जो भी करना है जैसे भी करना है। आकाश जमीन पर ही कार के दरवाजे की टेक लेकर बैठा हुआ था। उसने अपना सिर दरवाजे के सहारे टिका रखा था। क्या हुआ, जुकाम है तुम्हें? नहीं नहीं तो ये नाक सुड़कने के बहाने रोना बंद करो। घर जाओ और अगली सुबह एक नई एनर्जी के साथ ऑफिस आना, नए प्लान के साथ। श्योर डैड। एक बात बोलूं? हाँ। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। आपसे अच्छा दोस्त कोई नहीं है मेरा। उसकी बातें सुनकर अनूप के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। क्या हुआ? भूमिका दारूबाजी भी नहीं करने दे रही है क्या? अनूप शरारती अंदाज में फुसफुसाते हुए बोले। डैड। आकाश जोर से हंसा। अच्छा जाओ अब घर, गुड नाइट। आकाश ने फ़ोन रखा और उठकर कार में बैठ गया। घर पहुंचा तो भूमिका कमरे में अभी भी इधर उधर टहल रही थी, कानों में ईयरफोन्स ठूस कर। आकाश को देखते ही वो दौड़कर उसके गले से लिपट गई। इतना देर मत किया करिए, जी घबराता है हमारा। आकाश ने धीरे से उसके बालों को पीछे समेटा और उसके माथे पर होठ रखते हुए बोला, अब शायद रोज आने में थोड़ा लेट हो जाएगा भूमिका। ऐसे रोज रोज जागती रहोगी तो नहीं चलेगा। आकाश मुड़कर अपना ब्लेजर उतारने लगा। राधा, वो भी जाएगी क्या? भूमिका भी घूमकर उसके चेहरे के सामने आकर बोली। हाँ भाई, वो भी रोज ऑफिस जाएगी। आकाश कमरे में पड़े काउच पर बैठकर अपनी शूज उतारने लगा। भूमिका उसके घुटनों पर अपनी कोहनी टिकाकर जमीन पर बैठ गई। सब ठीक तो है ना ऑफिस में? आकाश ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा कितना मुरझा गया था एक ही दिन में। सब ठीक है। उसने भूमिका के चिन्ह को ऊपर उठाया और फिर से माथा चूम लिया। चलो बेड पर, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। आकाश बाथरूम में चला गया और जब वापस आया तो भूमिका बिस्तर पर घोड़े बेचकर सो चुकी थी। उसकी तरफ देखकर वो थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर बाहर राधा और अमर के कमरे की तरफ निकल गया। डोर लॉक किया
राधा और अमर भी आज की मीटिंग के बाद काफ़ी परेशान से थे। आकाश थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से नॉक किया। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला। आकाश पीछे हटकर खड़ा हो गया। भाई, कुछ चाहिए? अमर दरवाजे पर आकाश को देखकर चौंक गया। ऊपर चलोगे? क्यों? अरे, उसने हाथ से पीने का इशारा करते हुए कहा। अमर ने धीरे से मुड़कर राधा की तरफ देखा। वो बिस्तर पर जा चुकी थी। ठीक है, चलिए। दोनों ऊपर बार में जाकर बैठ गई। अमर, मैं सोच रहा था भूमिका को कुछ दिनों के लिए उसके घर भेज दूं। ठीक रहेगा ना? आकाश ने शराब से भरे गिलास में कुछ बर्फ के टुकड़े डालते हुए कहा। हाँ, लेकिन अचानक से? अभी कुछ दिनों पहले तक तो आप उसे खुद जाने से मना कर रहे थे। आकाश ने गिलास एक घूंट में खाली कर दिया और फिर दोबारा भरते हुए बोला, कुछ दिनों पहले तक वो प्रेग्नेंट नहीं थी। कुछ दिनों पहले तक हमारा बिजनेस सही चल रहा था और कुछ दिनों पहले तक घर में कोई ना कोई परिवार का होता था जो उसकी देखभाल कर सकता था। हाँ, बात तो सही है। यहाँ 2 दिन से माहौल इतना बोझिल हो गया है। आगे भी 2 महीने भरपूर स्ट्रेस रहेगा। मैं नहीं चाहता कि उसका असर उस पर या बच्चे पर पड़े। हम्म, सही कह रहे हैं आप। अपने घर जाकर उसे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। वैसे भी काफ़ी दिन से उसका मन भी था। अमर अभी भी अपने गिलास पर उंगलियां टिकाए टक टक की आवाज़ के साथ गिलास स्लैब पर टकरा रहा था। आकाश ने तीसरा गिलास भरा और वो भी एक घूंट में ख़त्म कर दिया। भैया, आई गेस ज़्यादा हो रहा है। अमर ने उसे रोकना चाहा। आकाश ने तेजी से चौथी बार गिलास भरा और पूरा पी गया और फिर उठकर हथेलियों से अपना मुंह पोंछते हुए दरवाजे तक आया और फिर पलटकर अमर से बोला, अमर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सीईओ पद के काबिल हूं या नहीं? अमर समझ गया कि अपने अंदर भरा हुआ सब कुछ बाहर उगलने के लिए ही उन्होंने उसे ऊपर बुलाया था। वो उठकर उसके पास गया और कसकर उसको गले से लगा लिया। भैया, आपसे अच्छा इस कंपनी को कोई आगे नहीं ले जा पाएगा। या तो आप, वरना डैड। इसके अलावा कोई नहीं। कंपनी को इतने अच्छे से कोई भी नहीं समझता है जितना अच्छे से आप दोनों। और आप तो लंदन रिटर्न हैं। मैं कहाँ प्राइवेट कॉलेज वाला एमबीए। मेरा आपसे कोई मुकाबला है क्या? उसने आकाश का मूड ठीक करने के लिए कहा। तो 2 महीने मेरा साथ दोगे ना? जो कुछ मेरे बस में होगा मैं सब करूँगा। बस आप गाइड करते रहना, मुझे और राधा दोनों को। ठीक है ना? आकाश ने अपनी लाल आंखें पोंछी और अमर को अपने सीने से अलग करता हुआ नीचे उतर आया। अब इसमें थोड़ा सा सौंफ और करी पत्ता डालकर। भूमिका सुबह सुबह किचन में पता नहीं किससे फ़ोन पर बातें कर रही थी कि राधा के घुसते ही हड़बड़ा के फ़ोन उसके हाथ से छूट गया। सामने किचन की स्लैब पर बड़े करीने से सजाई हुई कुछ छोटी छोटी चीनी मिट्टी की कटोरियाँ रखी हुई थी, जिसमें थोड़े थोड़े मसाले पड़े हुए थे। अरे भूमिका, इतनी सुबह सुबह किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। किसी से भी तो नहीं। भूमिका ने फ़ोन को जल्दी से उठाया और बंद करके किनारे रख दिया और फिर मसाले जल्दी जल्दी फ्राई पैन के अंदर डालकर चलाने लगी। तुमको क्या चाहिए? अरे यार, जरा सा गर्म पानी में शहद डालकर दे दो प्लीज़। हाँ, अभी देते हैं। भूमिका ने झट से छोटे बर्तन में पानी गुनगुना होने के लिए रख दिया। राधा उसी के बगल में स्लैब पर हाथ टिकाकर खड़ी हो गई। हम्म, क्या बनाया जा रहा है आज? राधा मसालों की खुशबू सूंघते हुए बोली। कच्चे केले की सब्जी। और नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है सबका। सब लोग फटाफट खा लेना। भूमिका जल्दी जल्दी फ्राई पैन में मसाले चलाते हुए बोली। तो खाना इतनी जल्दी क्यों बना रही हो? राधा ने पानी में भिगोए हुए बादाम निकाले, दो जबरदस्ती भूमिका के मुंह में ठूंस दिए और बाकी खुद चबाते हुए बोली, अरे, अब तो तुम सब ऑफिस जाओगे, घर पर हम अकेले अपने लिए बनाए का? आज से रोज सुबह खाना बनाकर टिफिन में बांध देंगे, फिर सब लोग खाकर बताना कैसा बना। वैसे तो लंच ऑफिस में मिल ही जाता है, बट फिर भी तुम्हारे हाथों के खाने को ना कौन कह सकता है। अच्छा जी। हम्म, तो तुम किसी को फ़ोन पर सब्जी बनाना सिखा रही थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। न जाने क्यों भूमिका डर गई। अच्छा दिखाओ, कौन था कॉल पर? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं था? हैं? रुको, अभी आकाश सर को बताती हूँ। राधा ने हंसते हुए कसकर उसकी कमर में चिकोटी काट ली। धत, एक ही तो है हमारा। वही बॉयफ्रेंड, वही हस्बैंड और सब कुछ भी।
राधा की बॉयफ्रेंड वाली बात सुनकर भूमिका खिंच गई। वो फ़ोन पर तो हम क्या? अच्छा रुको, तुमको दिखाते हैं। वो तुमने एक बार दिखाया था ना, तुम अपने डांस का वीडियो डालती थी तो कितने सारे लोग देखते थे। वैसे ही हम भी थोड़ा कोशिश किए। आज हम कच्चे केले की सब्जी यूट्यूब पर ढूंढ रहे थे। हमने बहुत सारे वीडियो देख डाले, लेकिन फिर हमें लगा कि जो तरीका हमारी अम्मा ने हमें सिखाया है वो बहुत आसान है और कम तेल मसाले वाला है। अब ये तो तेल मसाले वाला खाना ज़्यादा खाते नहीं। इनके जैसे बहुत सारे होंगे जो ऐसी विधि ढूंढते होंगे जिससे खाने में चिकनाई ज़्यादा ना हो। तो हमने सोचा काहे ना हम अपनी अम्मा वाली विधि का वीडियो बनाकर इस पर डाल दें। क्या पता लोग हमारा भी वीडियो देख लें और उनके काम आ जाए। और अब तो हम अकेले रहेंगे ना, तो रोज़ कुछ ना कुछ नया बनाएंगे तुम लोगों के लिए और रोज़ उसका वीडियो भी बना लिया करेंगे खाली टाइम में। भूमिका ने अपना फ़ोन राधा को दिखाते हुए कहा। राधा ने उसका फ़ोन उसके हाथ से लिया और उसका यूट्यूब अकाउंट चेक करने लगी। भूमिका सही से वीडियो नहीं बना पाई थी, ना ही उसने उन वीडियोज़ को कोई एडिटिंग करी थी। ऐसे में अगर उसने कोई सब्ज़ी 40 मिनट में पकाई है तो उसकी वीडियो भी पूरे 40 मिनट की ही होती है। कोई कट, कोई एडिट नहीं। चैनल का नाम भी अजीब सा कुछ डिजिट, कुछ अल्फ़ाबेट्स में था। प्रोफ़ाइल पिक्चर, कवर पिक्चर खाली थी। माने चैनल का हुलिया बिगड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी उसे करीब 200 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा था। ओहो! भूमिका, तुम तो काफ़ी अच्छा कर रही हो। ये तुमने कब शुरू किया? बहुत पहले। देखो अब तो लोग हमें थैंक यू भी बोलते हैं। भूमिका ने बड़ी खुशी से एक वीडियो खोलकर राधा को दिखाई। उसके नीचे सिर्फ एक कमेंट पड़ा था, थैंक यू का। वाह भूमिका, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस तुम्हें इसमें थोड़े सुधार और करने होंगे। अगर तुम कर लोगी तो इसे और भी अच्छा और ज़्यादा ज़्यादा लोग देखेंगे। अच्छा क्या करना पड़ेगा बताओ तो? राधा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, तुम अपना आईडी पासवर्ड मुझे दे देना, फिर मैं ये सारा सही कर दूंगी। वो तो मुझे पता नहीं। ओफो, तुम भी ना एकदम झल्ली हो। लाओ फ़ोन दो, मैं खुद ले लूँगी। राधा उसके हाथ से फ़ोन लेकर उसमें कुछ करने लगी। भूमिका सब्जी चलाते हुए बोली, ए राधा, कल ऑफिस में इतना देर काहे लग गई? हम्म, कल मीटिंग थी ना, इन्वेस्टर्स की। फिर क्या हुआ? भूमिका ने आंच धीमी करके सब्जी ढक दी और उसकी तरफ घूमकर खड़ी हो गई। कुछ नहीं, वो लोग गुस्से में थे। उन्होंने आकाश सर से रेजिग्नेशन मांग लिया। रेसी क्या? इस्तीफा भूमिका। वो लोग कल ज़्यादा ही उखड़े हुए थे लॉस की वजह से। वो चाहते थे कि आकाश सर इस्तीफा दे दे। हमारी वजह से ना? नहीं यार भूमिका, बट चीज़ें इतना लंबा खिंच जाएंगी ये उम्मीद नहीं थी। ये भी तो गुस्सा हुए होंगे ना? नहीं, सर ने 2 महीने का टाइम लिया है सब कुछ सही करने के लिए। देखो क्या होता है। भूमिका अनमनी सी मुड़कर सब्जी फिर से चलाने लगी। ये सब हमारी वजह से ही हुआ है ना? ना हम उस दिन वहाँ बोलने जाते, ना कुछ गड़बड़ होती। अरे नहीं भूमिका, उस लड़की का सिक्योरिटी तोड़कर अंदर घुस आना सबसे बड़ी गलत बात थी। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। दूसरी गलती उस कमीनी अनुराधा की थी। उसने तुम्हें स्टेज पर बुलाया। भूमिका ने अपना सर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। भूमिका, तुम बहुत ब्रेव हो। पता है, हमारी स्पीच कंपनी के क्रिएटिव कंटेंट राइटर्स ने लिखी थी, जिसे हमने इवेंट से पहले कई बार दोहराया था। लेकिन तुमने भले ही 2 लाइन बोली, लेकिन अपने मन से और तुरंत बोली, वो भी इतने लोगों के सामने। ये कोई छोटी बात नहीं है। भूमिका ने मोबाइल में टाइम देखा। ये तैयार हो गए होंगे, जल्दी से इनकी कॉफ़ी बना देती हूँ। राधा, तुम तो अभी तक नहाई भी नहीं। जल्दी से नहा लो और अमर को भी नीचे ले आना नाश्ते के लिए। हम बस ये सब्जी पैक करके आते हैं। राधा ने गिलास का शहद वाला पानी ख़त्म किया और सिंक में डालकर ऊपर चली गई। भूमिका ने सब्जी लंच में पैक कर दी और चुपचाप सी कप में कॉफ़ी पाउडर, पानी और चीनी डालकर फेंटने लगी। उसके मन में अभी भी यही उथल पुथल मची थी कि कल की मीटिंग में इतनी बड़ी बात होने के बाद भी आकाश ने उस पर जरा भी गुस्सा नहीं किया। अभी सुबह के 9:30 ही बज पाए थे कि डोरबेल बजी। अमूमन इस समय तक अखबार वाला दूध देकर जा चुका होता था। भूमिका ने दरवाज़ा खोला। सामने कमल हंसता हुआ खड़ा था। उसने झट से आगे बढ़कर भूमिका के पैर छू लिए। अरे तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे? भूमिका अचानक से उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर चौंक गई। कैसे का मतलब? जीजा बुलाए थे, सो आ गए। कह रहे थे तुम्हें विदा कराने को।
तैयार नहीं हुई अभी तक? चलो बढ़िया ही है, थोड़ा देर बढ़िया एसी के हवा खाने को मिलेगा और कुछ नाश्ता भी बना दो बढ़िया वाला। सुबह मुंह अंधेरे के निकले हैं। कमल भूमिका को कंधे से धकेलकर अंदर आकर डाइनिंग टेबल की चेयर पर पसर गया। ये हमें तो कुछ नहीं बताए, भूमिका मन ही मन सोचने लगी। कमल को कुर्सी पर पसरा देख भूमिका जल्दी से आकर उसके कान में बोली, हाथ मुंह धो लो पहले, सीधे आकर खाने की मेज पर बैठ गए हो, ये देखेंगे तो गुस्साएंगे। कमल कूद कर उठा और सीधा वाश बेसन में हाथ मुंह धोने लगा। उसकी नजरें इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी। ए भूमि, का है? आज वो मेम नहीं आएंगी? कौन मेम? अरे वही, मोमबत्ती जैसी पतली लंबी टांगों वाली, जो ऊ दिन खोया खराब की दिन ही रहे। उनका तो नाम भी ना ले देना इनके सामने, बम्भोर खाएंगे। काहे? का हो गया? पहले तुम सच बताओ, ये बुलाए तुमको? हाँ भाई, कल देर रात में अम्मा के पास फ़ोन आया था, तो वो हमको भोरे भोरे जगा दी, बोली भूमि को ले आओ। अच्छा, तुम यहीं रुको, हम इनको कॉफ़ी देकर आते हैं, फिर तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देते हैं। आलू और प्याज के पराठे खाएंगे हम, पीला वाला मक्खन डालकर, बताए देते हैं। कमल वॉश बेसिन के शीशे में अपने जेब से छोटा सा कंघी निकालकर बाल सेट करते हुए बोला। भूमिका प्लेट में कॉफ़ी और कुकीज़ रखकर अपने कमरे में दौड़ी। आकाश काउच पर बैठा अपने शूज़ की लेस बांध रहा था। कमल को बुलाया था आपने, बताया नहीं? अरे हाँ, वो मैं बताना भूल गया। तुम पैकिंग कर लो आराम से और कमल के साथ घर चली जाना। दरअसल कुछ दिन घर में कोई नहीं रहेगा। ऐसे में अगर तुम्हारी तबीयत फिर खराब हो गई तो कम से कम वहाँ कोई तो होगा तुम्हारा ध्यान रखने को। आकाश शूलेस बांधकर बाथरूम में हाथ धोने चला गया। ऐसी भी क्या जल्दी थी, 2-4 दिन रुक कर चले जाते। कल तो करवा चौथ है। अगर व्रत नहीं रखना है भूमिका, ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी में विटामिन्स और आयरन्स की इतनी कमी है। डॉक्टर्स ने बोला था कि दिन में 2 घंटे के गैप से कुछ खाते रहना और ढेर सारा पानी भी पीना। ऊपर से प्रेगनेंसी, बिल्कुल भी व्रत नहीं रखना है। आकाश अपनी रिस्ट वॉच का लॉक बंद करते हुए बोला, माँ तो हर औरत बनती है, तो का व्रत रखना छोड़ देती है? 2 दिन बाद बुला लेते कमल को, हमें बता ही देते कम से कम। भूमिका का मन था उससे लड़ने का। कभी तो उसके जाने का मन होता है तो जाने नहीं देते, कस्में खिला देते हैं, और अब जब भूमिका रुकना चाहती है तो वो ज़बरदस्ती उसे घर भेज रहे हैं। सॉरी, मैं तुम्हें बता नहीं पाया। मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा और जब भी चेकअप के लिए आना होगा मैं कार भेज दूँगा। ओके, आ जाना। आकाश ने एक ही सिप में कॉफ़ी ख़त्म कर दी और मुड़कर भूमिका का माथा चूम लिया। वो गर्माहट नहीं थी और ना ही आकाश की बातों में और न ही उसके होठों की छुअन में, जो भूमिका हमेशा महसूस करती थी। वो खड़ी खड़ी आकाश को जाते हुए देखती रही। आकाश नीचे उतरा तो कमल कूद कर उसके पैर छूकर सीधा हो गया। और जीजा, सब बढ़िया? हाँ, सब बढ़िया। अच्छा कमल, भूमिका का ध्यान रखना, और कल शायद एक मैडम आएंगी गांव वाली फैक्ट्री में, उसे फैक्ट्री वाले आउट हाउस में रोक देना और मुझे खबर कर देना। अच्छा जीजा, जो आज्ञा। भूमिका को डॉक्टर्स ने खाना स्किप करने से साफ मना किया है। उसे हर 2 घंटे में कुछ देते रहना, खाने में हरे पत्ते वाली सब्जियां और सुबह कुछ फलों का जूस वगैरह जरूर देना। उसकी दवाइयाँ? अरे जीजा, तुम तो ऐसे गिना रहे हो जैसे जिंदगी भर के लिए वापस आ रही है। हे, हम ध्यान रख लेंगे भूमिका। भूमिका ऊपर खड़ी सब सुन रही थी। आकाश ने कमल की बातों का पलट कर कोई जवाब नहीं दिया और चला गया। भूमिका पल्ले से अपना मुंह दबाए वापस दौड़ती हुई अपने कमरे में गई और अंदर से बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। मत जाओ बाबू प्लीज़। मुझे खाना कौन बना के खिलाएगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा? सुबह की कॉफ़ी तो अब मैं नौकरों के हाथों से बनाकर पी भी नहीं सकता, और उसके बिना तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? शाम को घर पर मेरा कौन इंतज़ार करेगा? रात को इस सुनसान कमरे में मैं किसे ढूंढूंगा? मेरा बिस्तर भी तुम्हारी याद में रोएगा और तकिया भी। प्लीज़ मत जाओ ना। आकाश, जो 3 दिन पहले तक उसके पैरों से लिपटा हुआ बैठा था ताकि उसे मायके जाने से रोक सके, अपनी कस्में खिला रहा था, बच्चों की तरह नाटक कर रहा था, अब भूमिका को यूं घर जाने को बोल दिया जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता हो। एक बार भी जाने से पहले उसे गले नहीं लगाया, जरा सा भी प्यार नहीं जताया, बस यूं ही चला गया, ये जानते हुए भी कि जब वो लौट कर आएगा तो भूमिका जा चुकी होगी।
एक बार तो उसे प्यार से गले लगा सकता था ना। एक बार तो झूठ-मूठ कह सकता था ना कि तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आएगी। भूमिका बहुत देर रोती रही। फिर दरवाजे की खटखट से वो चौंक कर उठी, आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोल दिया। राधा जींस टी-शर्ट और ब्लेज़र में अपना हैंडबैग लिए सामने खड़ी थी। बेब्स, तुम जा रही हो? तुमने बताया भी नहीं। राधा उसके गले लग गई। हमें भी तो अभी पता चला है कि हमें जाना है। ओह हाँ, अमर बता रहा था। भूमिका, अब मुझे भी रोज ऑफिस जाना होगा ना, तो शायद तुम अकेले ना रहो इसलिए, या शायद इसलिए कि दोबारा हम उनकी सफलता की राह में रोड़ा ना बने। 2 महीने का वक्त मांगे हैं ना वो सबसे। सही भी है राधा, हम रहेंगे तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देंगे। अच्छा है चले जाएंगी, वो बहुत काबिल हैं, अपनी बिगड़ी बात बना ही लेंगे। हम ही बैल बुद्धि हैं, उनकी फूटी किस्मत जो उनके पल्ले बांध दिए गए। भूमिका ने मुड़कर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ऐसे मत बोलो भूमिका। त्रेता युग में राम हुए थे, जनता के कहने पर अपनी उस पत्नी को वनवास दे दिए, उस पत्नी को जिसकी खातिर समुद्र पर पत्थर तैरा आए थे। और एक ये राम है। खैर, हमें क्या राधा, सीता चाहे त्रेता युग की हो या कलयुग की, उसका वनवास कभी खत्म ही नहीं होता। राधा कुछ नहीं बोली। कहीं ना कहीं वो भी अच्छी तरह से जानती थी कि भूमिका को घर भेजने का एक मकसद आकाश का अपने बिजनेस पर पूरी तरह फोकस करना ही है। राधा ने कसकर उसके कंधे पकड़ते हुए कहा, लिशन भूमिका, ये त्रेता युग नहीं है, और ना ही तुम सीता हो, और ना ही वो राम है, समझी? और ये आंसू तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, इन्हें खत्म कर दो। कोशिश करो अपने राम को ये जताने की कि अगर उन्हें सीता की परवाह नहीं, तो सीता भी उनके चरणों की दासी बनकर नहीं रहेगी। स्वाभिमान नाम की भी कोई चीज होती है भूमिका, और तुम्हें सख्त जरूरत है अपने अंदर वो स्वाभिमान पैदा करने की। कैसे, ये सोचना तुम्हारा काम है। चलो मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। अपना ख्याल रखना और मुझसे बात करती रहना, कोई भी कैसी भी, मुझे ज़रूर बताना। बी ब्रेव गर्ल, बाय। राधा ने भूमिका को गले लगाते हुए उसकी पीठ ठोकी, उसके गालों को चूमा और धड़धड़ाते हुए सीढ़ियाँ उतर गई। भूमिका उसे जाते हुए देखती रही। ए भूमि, पराठे खिलाओगी या घर जाके ही खा ले? कमल नीचे से चिल्लाया। आए। भूमिका ने रोना बंद किया, उठी और नीचे जाकर कमल के लिए जैसे तैसे बेमन से 4-5 पराठे बनाए। उसे नाश्ता देकर वापस ऊपर आ गई और मायके जाने की तैयारी करने लगी। मायके के नाम पर हमेशा उत्साहित रहने वाली भूमिका इस बार बेहद रूखी सी थी। आकाश उसे करवा चौथ के लिए नई साड़ी दिलवा गया था, व्रत रखने से मना भी कर गया था। उसने साड़ी उठाकर सूटकेस में डाल दी। काफ़ी सारे सलवार सूट और कुछ नाइट गाउन भी उसने सूटकेस में भर लिए। आकाश ने उसे रात में ढीले कपड़े पहनने की सलाह जो दी थी। आकाश की और अपनी कुछ फ़ोटो, कुछ छोटी तस्वीरें जो बेड के सिरहाने दीवार पर लगी थी, भूमिका ने उन्हें भी उतार कर बैग में रख लिया। वो धीरे धीरे सब कुछ समेट कर बैग में डालती रही। फिर अलमारी खोलकर देखी। आकाश के सारे ब्लेजर्स एक एक करके हैंगर में टांग दिए। उसकी सारी शर्ट्स आयरन करके ब्लेजर के साथ ही हैंगर में हुक कर दी, ताकि रोज़ उसे कपड़े पहनने के वक्त उसे माथापच्ची ना करने पड़े। उसके सारे ट्राउजर्स भी हैंगर में फोल्ड करके टांग दिए। नीचे वाली रैक में उसके सारे सॉक्स, बेल्ट्स, रुमाल सब एक एक करके लाइन में रख दिए। बिस्तर पर बिखरा पड़ा उसका फ़ोन का चार्जर, हेडफोन सब उठाकर अलग से रैक में रख दिए। बेडशीट चेंज कर दी और पिलो कवर भी। उसे पता था अब जब तक वो वापस नहीं आएगी, आकाश बेडशीट नहीं चेंज करने वाला। सोफ़ा सहित पूरा कमरा वैक्यूम क्लीनर से साफ़ किया। सारे रग्स और डोरमेट्स बदल दिए। बेडशीट की मैचिंग के ही पर्दे दीवारों और खिड़कियों पर सेट कर दिए। कमरा बेहद साफ़ सुथरा लग रहा था और आकर्षक भी लगने लगा। फिर वो थक कर थोड़ी देर सोफे पर बैठ गई। अपने कमरे को जी भर कर देखा। उसकी आंखें अब रो रो कर सूज आई थी। वो अपनी गलती समझ नहीं पा रही थी, ना ही आकाश का व्यवहार, जो पल भर में उस पर सारा प्यार उड़ेल देता था और फिर पल भर में ही अजनबी बन जाता था। भूमिका को अब उसके साथ चाहिए था, तो अब आकाश उससे भागना चाहता था। बहुत बेमन से भूमिका उन्हीं कपड़ों में उठी। अपने सूटकेस उसने कमरे के बाहर खींचा और कमल को आवाज़ लगाई। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को भी यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।